Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपीसीए टीईटी का एमएससी एग्रीकल्चर सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था। आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में और डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग इफ़को एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा 1600 रुपीज़ और अभी 60% ऑफ चल रहा है, तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगी। आप यहाँ पे 20 फुल एंड टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड रहेगा। अभी तक हमारे यहाँ से 25+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है इफ़को एजीटी एग्जाम में, जो कि मैक्सिमम इंडिया में, और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। इस कोर्स में आपको प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आपको इस कोर्स को परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इससे आप इस कोर्स की फुल डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड के किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आई होप आप इस कोर्स को लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है काफ़ी अच्छे से पढ़ाएं, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोगेटेड थ्रू स्पोर्स। तो कौन सा जो प्लांट है ये स्पोर्स से प्रोपोगेट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्न्स। जो फर्न्स है ये लवली प्लांट है जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं नेचर थ्रू द स्पोर्स। और जो फर्न स्पोर्स है वो टाइनी रहते हैं, जेनेटिक बेसिस रहते हैं, और इसमें जो है ये न्यू प्लांट्स इससे फॉर्म करते हैं। ये मेनली फाउंड जो स्पोर्स रहता है ये कहाँ मिलता है, तो स्पोरांजिया जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है स्पोर्स प्रेजेंट रहता है ग्रुप में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोरी, जो कि अंडर साइड ऑफ द लीव्स में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गोल्डन शावर इज कॉमनली नोन एज। तो गोल्डन शावर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरोस्टेगिया वेनुस्टा। तो जो गोल्डन शावर है ये इसका कॉमनली नेम किसका है, कॉमन नेम, तो ये पायरोस्टिगा वेनुस्टा का है। ये जो एक तरह का क्या है, क्रीपर प्लांट है, और ये जो है कैस्केडिंग लाइक अ वाटरफॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जब ये फ्लावरिंग होता है, और ये ऑरेंज कलर के फ्लावर्स यहाँ पे शो होते हैं। इसका जो ओरिजिन है साउथ अमेरिका में हुआ है और इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम गोल्डन शावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस मिक्सचर है गैस का जो सराउंड करता है अर्थ को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटमॉस्फेयर। तो जो बायोस्फीयर है ये एक तरह का लेयर है अर्थ का जो कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। और एक है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, ये जो है रिजिड आउटर पार्ट है अर्थ का जो कंसिस्ट करता है क्रस्ट एंड द अपर मैंटल। लेकिन जो इन्वेलप ऑफ गैस जो सराउंड करता है अर्थ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9% आर्गन जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, अदर सॉलिड पार्टिकल्स जो है ये भी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। विच साइंटिस्ट वाज फर्स्ट टू यूज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन। तो पहला साइंटिस्ट कौन था जो नैनो टेक्नोलॉजी टर्म यूज किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोरियो टैंगुची। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है नैनो टेक्नोलॉजी टर्म यूज किया था, कब, 1974 में। तो क्या हुआ था, जो नोरियो टैंगुची है ये एक जापानी साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यूज किया था नैनो टेक्नोलॉजी को, और इनको इसको डिफाइन किया था कैसे। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये मेनली कंसिस्ट करता है प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेशन से, कंसोलिडेशन एंड डिफॉर्मेशन से बाय ऑफ मटेरियल, जो कि वन एटम या वन मॉलिक्यूल से जो है इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। इन्होंने कब ये दिया था, तो 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ नंबर। फर्टिलाइजर म्यूरेट ऑफ पोटैश इज केमिकली नोन एज। जो म्यूरेट ऑफ पोटैश है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमओपी बोलते हैं, तो ये जो है इसको हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, इसको केमिकली हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है KCl। तो जो म्यूरेट ऑफ पोटैश है जिसको हम लोग पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, इसमें जो है 60% K2O प्रेजेंट रहता है। ये एक मोस्ट कॉमन सोर्स है पोटैश का फॉर द फार्म यूज, और इसको जो है मेन पोटैश इंग्रेडिएंट माना जाता है फॉर द कंपाउंड फर्टिलाइजर जो कि पोटेशियम कंटेन करता है।
अगर जो केसीएल है ये फाउंड होता है बहुत वास्ट क्वांटिटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको माइन किया जाता है फ्रॉम द रॉक डिपॉजिट लेफ्ट बाय ड्राइड अप ओशंस। ये जो है फाउंड होता है विद कंजंक्शन विद एनएसीएल, एंड ये जो है दो सेपरेट किया जाता है बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस। मतलब जहाँ भी अगर केसीएल मिलता है तो वहाँ पे हमें एनएसीएल भी देखने को मिलता है, और एनएसीएल और केसीएल को हम लोग सेपरेट करते हैं विद हेल्प ऑफ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच काउज रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काउज करता है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ पे विंटर सीजन जो है ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, मतलब कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो कि रेनफॉल काउज करता है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। कब, जो विंटर सीजन में। तो वहाँ वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो ये ऑरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि नॉर्थ साइड वाले एरिया में रेनफॉल काउज करता है, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो वहाँ पे जब विंटर रहता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है वीट एंड विंटर क्रॉप्स के लिए। ये जो है ये ड्रिवेन होता है बाय द वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब क्या, ये एक तरह का प्रिवेलिंग विंड है जो कि वेस्ट से आता है टुवर्ड द ईस्ट, और इन द मिडिल ऑफ द लैटिट्यूड कहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड तक ये वैरी करता है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये ऑरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। तो अगर मेडिटेरियन सी नहीं रहता, इसकी जगह ब्लैक सी या कैस्पियन सी रहता, तभी हमारा आंसर जाता ये ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। और फ्रॉम इस रीजन से क्या होता है कि अटलांटिक ओशन से ये कलेक्ट करता है मॉइस्चर को, और ये मूव करता है ईस्टवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मृग बहार इन गुआवा गिव्स फ्रूट इन द मंथ ऑफ। जो मृग बहार के टाइम में जो गुआवा रहता है वो जो है किस मंथ में फ्रूट देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून जुलाई। जो गुआवा है इसका साइंटिफिक नेम है पिसीडियम गुआजावा, ये माल्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है तीन तरह का फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है देखने को मिलता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो फ्लावरिंग है गुआवा का वो अकर होता है ट्वाइस इन अ ईयर, जैसे कि फेब्रुअरी एंड जून। और जो फेब्रुअरी और स्प्रिंग फ्लावरिंग जो कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अम्बे बहार। एक होता है जो फ्रूटिंग है वो ऑब्टेन हो सकता है इस क्रॉप से ड्यूरिंग जून टू सितंबर, मतलब कि रेनी सीजन। और जो सेकेंड ऑफ मानसून फ्लावरिंग जो रहता है, मतलब फ्लावरिंग मेनली ड्यूरिंग जून, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृग बहार। और ये जो क्रॉप अवेलेबल रहता है तो कब रहता है, नवंबर से मार्च के लिए अवेलेबल रहता है। उसका सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, जो थर्ड फ्लावरिंग होता है वो अक्टूबर में होता है। और ये इल्ड करता है मतलब जो इल्ड ऑब्टेन होता है इस क्रॉप से वो कब होता है, तो स्प्रिंग सीजन में। और ये जो थर्ड फ्लावरिंग जो होता है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, हस्त बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर। मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन विटिकल्चर फॉर बेरी इलॉन्गेशन। तो बेरी इलॉन्गेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन यूज करते हैं विटिकल्चर में, सो कि उसका बेरी का इलॉन्गेशन हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GA3। ये गिबरलिक एसिड है। जो गिबरलिक एसिड है ये मेनली हम लोग यूज करते हैं विटिकल्चर में, सो कि इसका जो बेरी है वो इलॉन्गेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर। बेहद कोकोनट इज अ कल्टीवर ऑफ। जो बेहद कोकोनट है ये किसका कल्टीवर है, तो बेहद कोकोनट जो है ये गुआवा का कल्टीवर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुआवा। तो जो बेहद कोकोनट है ये एक तरह का सीडलेस वैरायटी है गुआवा का। और तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेहद कोकोनट है क्या होता है यहाँ पे, सीडलेस वैरायटी रहता है गुआवा का, और यहाँ पे जो है हायर अमाउंट ऑफ मैंगनीज जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि नेसेसरी होता है बोन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर। रयान इज यूज एज कमर्शियल रूट स्टॉक ऑफ। जो रयान है उसको हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल रूट स्टॉक, तो किस क्रॉप में जो है हम लोग ये रयान का जो है यूज करते हैं एज अ कमर्शियल रूट स्टॉक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सपोटा। जो सपोटा है ये हम लोग क्या करते हैं, मेनली इसका कमर्शियल रूट स्टॉक जो है वो उसको क्या कहते हैं, रयान। जो सपोर्टा है इसको हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं सीड के हेल्प से, या फिर बाय ग्राफ्टिंग या बाय लेयरिंग। लेकिन जो कमर्शियल प्रोसेस जो होता है इसको ग्रो करने का, वो क्या होता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ऑन रयान सीडलिंग। तो रयान सीडलिंग हम लोग सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं। ये जो मेथड है ये रिप्लेस करता है अर्लियर प्रोसेस को, जो कि हम लोग मेनली क्या करते थे, ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को जो अप्रोच करते थे वो मेनली इसको चेंज कर देता है, रिप्लेस करता है इस मेथड, ये मेथड। सपोर्टा इसको जब ग्राफ्ट किया जाता है ऑन द रेयन, तो ये जो है इसका प्राइमरली पहले स्लो ग्रोथ होता है, लेकिन इसका जो ट्री है वो लास्ट लॉन्गर रहता है। जो लेयर्ड प्लांट रहते हैं वो ग्रो करते हैं विग्रसली, और उसका जो प्रोसेस रहता है वो चीपर रहता है, और उसमें फिर कोई रूट स्टॉक की जरूरत नहीं होती है।
जो सपोटा फ्रूट होता है वो रिच सोर्स होता है शुगर्स का। यहाँ पे 13 to 18% शुगर मिलता है। जो सपोटा है पल्प रहता है वो कंटेन करता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल पर 100 ग्राम ऑफ पल्प। इसके अलावा जो सपोटा है ये एक तरह का डेलिशियस फ्रूट रहता है जो कि इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम द ट्रॉपिकल अमेरिका। और इसको जो है इनिशियली प्लांट किया गया था इन मुंबई इन 1898। इसका जो कल्टीवेशन है ये सब जगह फैला हुआ है इंडिया में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसका स्प्रेडिंग हैबिट है एंड ये लीव करता है अप टू द 100 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइटोट्रॉन इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर। तो जो फाइटोट्रॉन है इसको किस लिए यूज करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसर्च। जो फाइटोट्रॉन है एक तरह का इनक्लोज रिसर्च ग्रीन हाउस होता है जिसको यूज करते हैं फॉर द स्टडिंग इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट। मतलब प्लांट्स एनवायरमेंट के जो इंटरेक्शन को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। और ये जो है ये प्रोडक्ट है ऐसे डिसिप्लिन का ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी एंड बॉटनी। ये प्लांट फिजियोलॉजी एंड बॉटनी का जो ये डिसिप्लिन यहाँ पे आता है। और जो फाइटोट्रॉन है ये प्रोवाइड करता है सारे सर्विसेज को जो कि नेसेसरी रहता है टू कंडक्ट मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मतलब कि उसके इन्वायरमेंट को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग का जो फाइटोट्रॉन रहता है ये काफ़ी मददगार रहता है। जितने भी अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं चाहे वो सिंपलेस्ट हो या फिर अगर टू दी कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट फाइटोट्रॉन था वो बिल्ड किया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिस वॉरमोल्ट वेंट एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज कंसिडर्ड एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। कौन से फ्रूट को फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवोकाडो। एवोकाडो को हम लोग बोलते हैं फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर, नेमेटोड रेजिस्टेंस रूट स्टॉक ऑफ फिग इज। जो नेमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक होता है फिग का वो क्या होगा? तो होता है फीकस ग्लोमेराटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीकस ग्लोमेराटा। जो फिग है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है फीकस कैरिका। ये जो है फैमिली मोरासी से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन हुआ है इन वेस्ट एशिया। जो फिसिन एक्टिव कंपाउंड है वो प्रेजेंट रहता है फिग में। और जो नॉचिंग है वो प्रैक्टिस किया जाता है इन पूना फिग जो कि एक्टिवेटिंग डोरमेंट बर्ड्स है। सर के जो डोरमेंट बर्ड्स उसको एक्टिवेट करते हैं इसलिए यहाँ पे जो है नॉचिंग प्रैक्टिस किया जाता है किस टाइप ऑफ फिग में? तो पूना फिग में। कम से कम 90% जो फिग है वो प्रोड्यूस होता है इन द वर्ल्ड में और वो जो है ड्राइड रहता है। और यहाँ पे जो है फिग जो है इसमें हाईएस्ट फाइबर कंटेंट पाया जाता है अमंग फ्रूट्स में। और जो फिग है उसको चार पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया है। एक है एडिबल फिग, एक है सिरना फिग, एक है सान पेड्रो फिग और चौथा है वाइल्ड ओपरी फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर, सैप बर्न इज पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर इन। जो सैप बर्न है एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर है। तो किस फ्रूट में जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगो। तो जो सैप इंजरी है वो इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट इशू है मैंगो क्रॉप में। ये एक मेजर कंसर्न है फॉर द मैंगो कल्टीवेटर्स क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये अफेक्ट करता है क्वालिटी को जिसके वजह से जिसका प्राइस है वो घट जाता है। तो जो सैप बर्न इंजरी है ये जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि स्टोरेज लाइफ को रिड्यूस कर देता है और मार्केट डिमांड जो है इस फ्रूट का फिर घट जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्किन में ब्लेमिश हो जाते हैं और ये रेंडर करते हैं फ्रूट को ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। और जो सैप एक्सुडेट होते हैं वो फ्लो आउट कर जाते हैं और ये यहाँ पे डी स्टेमिंग हो जाता है जो कि पहले तो मिल्की जैसा दिखेगा लेकिन बाद में वो ब्राउनिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर, एडिबल पॉडेड वैरायटी ऑफ पी इज। तो ऐसा वैरायटी ऑफ पी जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? एडिबल पॉडेड वैरायटी जो पी का है उसको क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठी फाली। जो मीठी फाली है ये क्या है? ये एडिबल पॉडेड वैरायटीज है पी का। तो जो एडिबल फॉरेन वैरायटी रहते हैं जैसे कि इसमें अदर एग्जांपल आ जाएगा UN53, मिथाली फाली या फिर साइलविया, ये सब भी जो है ये एडिबल फॉरेन वैरायटीज हैं। जो मीठी फाली है ये क्या है? ये डेवलप किया गया है PAU लुधियाना। यहाँ पे जो प्लांट्स वो ड्वार्फ रहते हैं ये जो है हाई ग्रीन एडिबल पॉड यील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल बिलोंग्स टू सीफो प्लांट। तो सीफो प्लांट से है जो है कौन सा वेजिटेबल यहाँ पे बिलोंग करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमरांथस। तो एमरांथस जो है ये एक तरह का सीफो प्लांट है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि जो एमरांथस है ये सीफो ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करते हैं जो कि शो करता है हायर वाटर यूज एफिशिएंसी एंड फोटोसिंथेसिस अंडर हाई टेम्परेचर। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं C3 ग्रुप से, तो C3 वाले क्रॉप से, तो इस बेनिफिट से जो है ये अमरांथस जो है ये कल्टीवेट करते हैं इन हाईली डाइवर्स एरिया और जैसे कि ट्रॉपिकल लोलैंड माउंटेनियस रीजन अप टू द 3500 मीटर एल्टीट्यूड।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरांथस यहाँ पे क्या यूज C4 प्लांट की वजह से जो है यहाँ पे हाई वाटर यूज एफिशिएंसी रहता है और यहाँ पे अच्छा सा फोटोसिंथेसिस होता है अंडर दी हाई टेम्परेचर। इसकी वजह से जो इसको हम लोग कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, डाइवर्स एरिया में ये ग्रो होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल लोलैंड या फिर माउंटेनियस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर। पूफू इज इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मेड फ्रॉम। जो पूफू है ये इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है, इसको हम लोग किससे बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याम। तो जो पूफू एक प्रोडक्ट है, ये जो पूफू एक ट्रेडिशनल डिश है जिसको हम लोग याम घानिया कुसीन के हेल्प से बनाते हैं, और ये मेनली अफ्रीका में जो है देखने को मिलता है ये प्रोडक्ट। जो याम है ये कुक करते हैं और उसको पाउंड करते हैं ना वुडन मोर्टार, और ये रिजल्ट करता है ना थिक पेस्ट कॉल्ड फूफू। और ये एक तरह का क्या है, स्टेपल है फॉर द नेटिव पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। टेंड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द मेच्योरिटी ऑफ। जो टेंड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मेच्योरिटी मेजर करते हैं। तो किसका मेच्योरिटी मेजर करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का। तो टेंड्रोमीटर इसको डिजाइन किया गया है कि हाई प्रिसीजन आउटकम दे इन द कंपैरेटिव मेजरमेंट, जैसे कि हार्डनेस, राइपनेस ऑफ द फ्लैश, या फिर स्केल्डेड प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पेशली इन पीस। और यहाँ पे जो है ये राइपनेस बताता है, जो राइपनेस है उसको यूज करते हैं फॉर द लेग्यूम प्राइस डिटर्मिनेशन एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर। ब्लॉची राइपनिंग इन टोमेटो इज ड्यू टू। जो ब्लॉची राइपनिंग होता है टोमेटो में वो किससे होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम डेफिशिएंसी। तो जो ब्लॉची राइपनिंग होता है टोमेटो में, ये पोटेशियम डेफिशिएंसी से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये जो है किससे एसोसिएट है, जो ब्लॉची राइपनिंग है टोमेटो में, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट पोटेशियम न्यूट्रिशन होता है। लेकिन अदर काउजल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लो लाइट, हाई टेम्परेचर, बोरोन डेफिशिएंसी। अगर ये तीनों भी ऑप्शन में रहता तो उसको हम लोग मार्क करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम डेफिशिएंसी से अलावा जो है, अगर लो लाइट भी प्रेजेंट रहता है, अगर टेम्परेचर हाई हो गया, अगर बोरोन डेफिशिएंसी हो गया, इससे भी जो है ब्लॉची राइपनिंग देखने को मिलता है इन टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर। द आइडिया ऑफ ट्रू पोटैटो ऑफ सीड वाज कंसीव बाय। तो जो आइडिया है ट्रू पोटैटो सीड का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TPS भी बोलते हैं, तो TPS है मतलब ट्रू पोटैटो सीड जो है, ये कौन इसको डिस्कवर किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस रामानुजन। तो जो कॉन्सेप्ट है रेजिंग ऑफ पोटैटो क्रॉप फॉर द ट्रू पोटैटो सीड, ये और या फिर बोटानिकल सीड, वो कंसीव किया गया था इंडिया में इन द अर्ली 50s। किसके द्वारा? तो बाय डॉक्टर एस रामानुजन, जो कि फाउंडर डायरेक्टर थे CPRI का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग को रेज करना है पोटैटो क्रॉप को, अगर हम लोग को उगाना है किससे, तो ट्रू पोटैटो सीड से या फिर कोई भी बोटानिकल सीड से। तो ये हम लोग ने इंडिया में अर्ली 50s में कंसीव किया था, अर्ली 50s में इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। किस साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर एस रामानुजन, और ये फाउंडर डायरेक्टर थे CPRI के। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 21 नंबर। यहाँ पे होगा डेप्थ ऑफ एक्सेस वाटर टू बी रिमूव इन 24 आवर्स फ्रॉम अ ड्रेनेज प्रॉब्लम एरिया इज कॉल्ड। तो जो डेप्थ ऑफ एक्सेस वाटर है जिसको रिमूव करते हैं 24 आवर्स फ्रॉम अ ड्रेनेज प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रेनेज कोफिशिएंट। जो ड्रेनेज कोफिशिएंट है इसको डिफाइन करता है कि जो अमाउंट ऑफ सरप्लस वाटर है उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इन 24 आवर्स, सो दैट की जो प्लांट है वो स्ट्रेस नहीं हो, और ड्यू टू द सरप्लस वाटर, अगर सरप्लस वाटर है तो इससे प्लांट्स में स्ट्रेस हो सकता है। तो उसको नहीं होने से जो क्या होता है कि जो अमाउंट रहता है सरप्लस वाटर का, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड से विद इन 24 आवर्स। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डेप्थ ऑफ वाटर रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं इन 24 आवर्स फ्रॉम द इंटायर ड्रेनेज एरिया। जो इंटायर ड्रेनेज एरिया होता है, जो डेप्थ ऑफ वाटर रहता है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं 24 आवर्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेनेज कोफिशिएंट बोलते हैं। जो कॉमनली यूज यूनिट है ड्रेनेज कोफिशिएंट के लिए, वो है सेंटीमीटर पर डे या फिर मिलीमीटर पर डे। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्लो रेट पर यूनिट एरिया भी, जैसे मीटर क्यूब पर सेकेंड पर किलोमीटर स्क्वायर, या फिर LPS पर हेक्टेयर। तो जो ड्रेनेज कोफिशिएंट है कोई भी एग्रीकल्चर लैंड के लिए डिसाइड करता है कि यहाँ पे कोई एप्रिसिबल डैमेज नहीं हो, जो कि क्रॉप को काउज कर सकता है, और वो जो है वहाँ पे सोया की जो क्रॉप है अच्छे से ग्रो हो उस पर्टिकुलर लैंड में। और जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पे रेन की, और उसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टू द टाइम, जो कि अलाउ करता है फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर, जो कि अगेन डिपेंड करता है किसी भी क्रॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड पायरेथीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है पायरेथीन, इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? इसको क्राइजेंथेमम से एक्सट्रैक्ट किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राइजेंथेमम। तो जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है पायरेथीन, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो क्राइजेंथेमम से। इंसेक्टिसाइड क्या होता है कि ऐसा केमिकल जो कि इंसेक्ट्स को किल करे, जो हमारे क्रॉप को हार्म करा है उस इंसेक्ट को किल करे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। कार्नेशन इज हार्वेस्टेड एट। जो कार्नेशन इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंट ब्रश स्टेज। तो कार्नेशन जो हार्वेस्ट करते हैं वो मेनली तीन स्टेज रहता है हार्वेस्ट का। एक होता है टाइट बड स्टेज, एक होता है पेंट ब्रश स्टेज और एक होता है सेमी ओपन स्टेज। टाइट बड स्टेज मतलब क्या है, इसको एडवाइस जाता है कि इसको कब हम लोग करेंगे कार्नेशन को, टाइट बड स्टेज में कब करेंगे हार्वेस्ट, जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट अगर हम लोग ले जा रहे हैं उस फ्लावर को बेचने के लिए, तब हम लोग टाइट बड स्टेज में ही इसका हार्वेस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें जो है फ्लावर्स जो है वो कभी कभी ओपन नहीं रहता है। जो पेंट ब्रश स्टेज है यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड कार्नेशन जो है उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं जब आउटर पेटल जो है वो अनफोल्ड होता है नियरली परपेंडिकुलर टू द स्टेम। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रे टाइप जो है वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं जब दो फ्लावर जो है वो ओपन रहता है एंड जो बड है वो शो करता है कलर को। एक होता है सेमी ओपन स्टेज, ये जो है आइडियल है फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस मार्केटिंग। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हम लोग उसको बेचना है तो उसको हम लोग सेमी ओपन स्टेज में जो है इसको हार्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट। तो कौन सा जो यहाँ पे गिवन एग्जाम्पल में से जो ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेगेस्ट्रोमिया फ्लॉस रेजिनिया। ये जो है फ्लावरिंग ट्री है जो कि ऑर्नामेंटल में आता है। उसके बाद जो पॉलीथेनिया लॉन्जीफोरा एंड पुट्रांजिविया लॉक्सीबर्गिया, ये दोनों क्या है, ऑर्नामेंटल शेड ट्रीज है। तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्नामेंटल तो है लेकिन ये क्या है, ऑर्नामेंटल शेड ट्रीज में आएंगे। और लाइगेस्ट्रोमिया और फ्लॉस रेजिनी ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री में। अदर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ जो कि ऑर्नामेंटल शेड ट्री है, जैसे कि एल्स्टोनिया स्लोरिस, एंथोसिफेलस कैडम्बा, एवेरिया कैरम्बोला, फीकस इन्फेक्टोरिया, मेलिया एजार्डिचिटा, उसके बाद टमारिंडस इंडिका। ये सब जो है ऑर्नामेंटल शेड ट्री है। ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री में क्या क्या आएगा, जैसे कि अमेस्टिया नोबिलिस, बोहिनिया पर्प्यूरिया, ब्राउनिया एरिजा, कैसिया फिस्टुला, कैसा जवानिका, कैसा मार्जिनाटा, देन कॉलविकिया रेसिमोस, इराथ्रोफिस कोलोराटा, जैकाराडा मिमोसेफोरिया, पेलिटोफोरम फेरुगिनेयम। ये सब जो है फ्लावरिंग ट्रीज आएंगे जो कि ऑर्नामेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इम्पोर्टेंट एडजुवेंट। यहाँ पे हम लोग किसको जो है इम्पोर्टेंट एडजुवेंट जैसा काम करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। जो एडजुवेंट होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जिसको इम्प्लॉय किया जाता है सो दैट कि इम्प्रूव करे हर्बिसाइडल इफेक्ट को, समटाइम्स सो दैट कि डिफरेंस मेक करे और ये जो है अच्छे से काम करे और यहाँ पे वीट कंट्रोल करे। तो जो मोड ऑफ एक्शन रहता है एडजुवेंट का वो क्या होता है, हर्बिसाइड अवेलेबिलिटी पे एट द एक्शन साइट इन द प्लांट्स। यहाँ पे जो कुछ एडजुवेंट होते हैं जैसे कि सरफेक्टेंट है, स्टेबलाइजिंग एजेंट है, उसके बाद स्टेबलाइजिंग एजेंट के अंदर आता है इमल्सिफायर्स, डिस्पर्सिंग एजेंट, कपलिंग एजेंट, ये सब जो है इसके अंदर जो स्टेबलाइजिंग एजेंट इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जो एडजुवेंट है, यहाँ पे सर्फेक्टेंट, एंटीफोमिंग एजेंट्स, पेनिट्रेंट्स, ये सब भी जो है एडजुवेंट ही है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसके अलावा आपको एक्टिवेटर्स देखने को मिलेगा, ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट्स जो कि थिकनिंग एजेंट, पार्टिकुलेटिंग एजेंट, उसके बाद आता है कॉम्पैटिबिलिटी एजेंट्स, ये सब जो है सब एडजुवेंट में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर, विच मटेरियल कैन बी यूटिलाइज एज इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट। तो कौन सा मटेरियल को है जो इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट जैसा काम कर सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमए। तो जो पीएमए है या फिर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड है, ये एक तरह का ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड है जो कि फंगीसाइड जैसा भी एक्ट करता है। इसके अलावा जब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं लीव्स में, स्पेशली प्लांट के किसी लीव्स में, तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट जैसा काम करता है। जो पीएमए है ये फंक्शन करता है एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट जब इसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं लीव्स ऑफ द प्लांट में। ये जो है रिड्यूस कर देता है अमाउंट ऑफ वाटर लॉस टू द ट्रांसप्रेशन, जो भी ट्रांसप्रेशन से वाटर लॉस होने रहता है वो उसको रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है, तो बाई क्लोजिंग द स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करके जो है यहाँ पे ट्रांसप्रेशन को रोक मतलब कम कर देता है। और यहाँ से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर लॉस कम हो जाता है। जो पीएमए है ये इंड्यूस करता है स्टोमेटल क्लोजर और लो कॉन्सेंट्रेशन में फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रहेगा इसका तो क्या करेगा, ये इवेंचुअली क्या कर देगा, गार्ड सेल्स को किल कर देगा जो कि स्टोमा को सराउंड करते हैं। और ये क्या करेगा, जो पोर्स है वो रीओपन ही नहीं होंगे। जो पीएमए है ये रिड्यूस मतलब जो पीएमए है ये जो है ये रिड्यूस नहीं करता है फोटोसिंथेसिस को, बट ये क्या करता है, रेस्पिरेशन को जो है रिड्यूस कर देता है, या फिर अगर ज़्यादा ड्यूरेशन में रहा तो ये प्लांट्स को भी मार सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस नहीं करके क्या करता है, यहाँ पे ये वहाँ पे जो वाटर लॉस होने वाले थे थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो वहाँ पे उसको रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है, तो स्टोमेटा को क्लोज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द टोटल हेमिस्फेरिक सोलर रेडिएशन इज। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है टोटल हेमिस्फेरिक सोलर रेडिएशन को, तो क्या है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पायरोनोमीटर। तो पायरोनोमीटर क्या एक तरह का डिवाइस है जो कि मेजर करता है सोलर इरेडियंस को, कहाँ से? तो फ्रॉम द हेमिस्फेरिकल फील्ड ऑफ व्यू, जो कि इंसिडेंट हो रहा है ऑन अ फ्लैट सर्फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 28 नंबर, द स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस इज। तो ऐसा स्ट्रक्चर पार्ट जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस जो है वो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरलिन्स। जो पुरलिन्स है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ये सब जगह प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, TIBA इज। तो TIBA क्या है? ये एक तरह का एंटी ऑक्सीजन है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एंटी ऑक्सीजन। तो एंटी ऑक्सीजन जो है ये क्या है? TIBA। TIBA का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड। ये एक तरह का क्या है? इनहिबिटर है, और ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है परमिएज को, और इसके साथ ही साथ ये ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को। जो एंटी ऑक्सीजन है, जैसे कि एक और होता है PCIB, जिसको बोलते हैं पी क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटारिक एसिड। ये सब्सटेंस है जो कि कॉम्पीट करता है विद ऑक्सीजन, जो कि ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है फॉर द बाइंडिंग साइड के लिए जो है ये क्या करता है? कॉम्पीट करता है। उसका जो है ये इनहिबिट कर देता है फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये जो है कोई भी जो कि ये क्या करता है? ये कोई भी डज नॉट काउज एनी ग्रोथ रिस्पॉन्स, मतलब ये भी कोई भी ग्रोथ रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं शो करेगा। इसके अलावा एक TIBA वो भी इनहिबिटर है, आपको ध्यान रखना है। एंटीऑक्सीडेंट में आप एक PCIB भी याद रख सकते हैं नाम, और इसके अलावा TIBA ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर, अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन प्रॉपर टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर इज। तो जो बेर है इसका प्रॉपर प्रूनिंग टाइम कब है नॉर्थ इंडियन कंडीशन में? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मई जून। जो प्रूनिंग है ये मेनली डन करते हैं ड्यूरिंग दी हॉट एंड ड्राई सीजन, जो कि ट्री जो शेड करता है अपने लीव्स को, और ये एंटर करता है अपने डोमेंसी को। जैसे कि तमिलनाडु में जो है जो ट्रीज है उसको प्रून करते हैं ड्यूरिंग द जनवरी अप्रैल। महाराष्ट्र में एंड गुजरात में प्रून करते हैं बेर प्लांट को कम्प्लीटली बाय द कंप्लीट करते हैं बाय द अप्रैल एंड, और हरियाणा में बाय द मई एंड। जो प्रूनिंग की सीवियरिटी होती है ये डिफर करती है द डिफरेंट लोकेशन। इन जनरल जो नाइट प्रूनिंग है ये कम से कम 25 बर्ड तक किया जाता है, ये बेस्ट रहता है। और जो प्रूनिंग रहता है उसको हम लोग 15 से 20 बर्ड्स तक भी कर सकते हैं अगर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन है तो। जितने भी सेकेंडरी शूट्स है उसको हम लोग कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे जो स्प्रेइंग करते हैं 3% ऑफ थायो यूरिया या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का एक बार 2 दिन में एक बार हम लोग यहाँ पे स्प्रे करते हैं बिफोर द प्रूनिंग, सो कि यहाँ पे जो है ये बर्ड स्पॉटिंग को इंड्यूस करे और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को फॉर्मेशन हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग एक एनुअल प्रूनिंग भी करते हैं बेर में, जो कि एसेंशियल रहता है सो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू हेल्दी शूट्स को हम लोग यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं, और जो कि गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर, द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स इन द सोलम वाला चर्निंग प्रोसेस caused by well string clays is known as। अगर जो मिक्स होता है मटेरियल का कहाँ पे? सोलम में, कैसे? चर्निंग प्रोसेस के द्वारा। तो जो कि काउज करता है स्ट्रिंग क्लेज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्जिलिक पेट्रोटर्बेशन। तो आर्जिनिक पेरोटर्बेशन क्या होता है कि जो मिक्सिंग होता है मटेरियल्स का सोलम में वाला चर्निंग प्रोसेस वो काउज करता है वेल स्ट्रिंग क्लेज, जो कि ऑब्जर्व होता है डीप ब्लैक कॉटन सॉइल्स में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आर्जिनिक पेरोटर्बेशन। फॉर्मल पेरोटर्बेशन क्या होता है? ये सॉइल को मिक्स करता है बाय द एनिमल्स, जैसे कि एंट्स, अर्थवॉर्म, मोल्स, rodents एंड मैन हिमसेल्फ, उसको बोलते हैं फॉर्मल पेरोटर्बेशन। एक होता है फ्लोरल पेरोटर्बेशन, मतलब कि क्या, यहाँ पे सॉइल का मिक्सिंग होता है बाय द प्लांट्स एंड ट्री टिपिंग दैट फॉर्म्स पिट्स एंड माउंट्स। तो जो भी सॉइल में अगर मिक्सिंग होता है विद हेल्प ऑफ प्लांट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरल पेरोटर्बेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर, विच ऑर्गेनिज्म derive their एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डराइव करता है अपने एनर्जी को फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केमोट्रॉफ्स। जो केमोट्रॉफ्स एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो ऑब्टेन करता है अपने एनर्जी को थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ये इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी को भी। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है इनको रिक्वायर होता है कार्बन सर की सर्वाइव करे एंड रिप्रोड्यूस करे, इसके वजह से जो है ये ड्राइव करते हैं एनर्जी को, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को और अपने फूड को यहाँ ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन। क्या बोल रहा है कि जो सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये किसके किसके बीच में जो है रिलेशन दिखाता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो है
ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल वाटर पोटेंशियल के बीच। ये जो वाटर रिटेंशन कर्व या फिर सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो बनता है, ये जो है यहाँ पे किससे किससे बीच बनता है, तो यहाँ पे एक वाटर कंटेंट के बीच में बनता है और एक रहता है वाटर पोटेंशियल, सॉइल वाटर पोटेंशियल, या फिर जिसको मैट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है इस तरह का रहता है और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर कंटेंट को, और यहाँ पे हम लोग साइज से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वाटर पोटेंशियल को, सॉइल वाटर पोटेंशियल। और ये जो है एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब डिफरेंट सॉइल के लिए जो है यहाँ पे डिफरेंट कर्व बनता है। जैसे कि अगर इस टाइप का अगर यहाँ पे कर्व बनता है, इस टाइप का अगर ये कर्व बनता है तो ये किसके लिए है, तो ये कर्व है फॉर द सैंड सैंड सॉइल। उसके बाद अगर ये इस टाइप का कर्व फॉर्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट या फिर क्ले लोम के लिए रहता है ये वाला कर्व। अगर इस टाइप का कर्व बने, ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा लोम स्लेट या फिर क्ले के सॉइल के लिए। ये इस सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सॉइल जो है, पर्टिकुलर कर्व जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर इस टाइप का अगर ये कर्व फॉर्म होता है तो ये क्ले या फिर पिट सॉइल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये किसका किसका रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, तो सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर पोटेंशियल का जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहाँ पे शो करता है। तो जो ये जो है मेनली प्रेडिक्ट करता है सॉइल वाटर स्टोरेज को, वाटर सप्लाई टू द प्लांट्स को, जो कि फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, या फिर सॉइल एग्रीगेट स्टेबिलिटी को। ड्यू टू द हिस्टोरिक इफेक्ट, जो कि हिस्टोरिक इफेक्ट शो करता है वाटर फिलिंग या ड्रेनिंग कोर्स में, यहाँ पे डिफरेंट वेटिंग एंड ड्राइंग कर्व्स जो है यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्व है ये किसके किसके बीच रिलेशनशिप है, एक तो वाटर कंटेंट जिसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक है सॉइल वाटर पोटेंशियल को साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कर्व का कैरेक्टरिस्टिक है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजिकल फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडिशन एक्टिंग विद इन द सॉइल इन वेरियस मॉइस्चर। जो फिजिकल फोर्सेस प्रेजेंट रह रहे हैं कोहेशन एंड एडिशन के, जो कि एक्ट कर रहे हैं विद इन द सॉइल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सॉइल कंसिस्टेंसी। द सॉइल कंसिस्टेंसी जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजिकल फोर्सेस जहाँ पे कोहेशन एडिशन जो एक्ट करता है विद इन द सॉइल एट द वेरियस मॉइस्चर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर, नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय। जो नीड हायरार्ची थ्योरी है मोटिवेशन का, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो। तो यहाँ पे जो नीड हायरार्ची थ्योरी है मोटिवेशन का, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो अब्राहम मैस्लो जो इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्ची ऑफ नीड्स इन हिज 1943 पेपर टाइटल। तो 1943 में इन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका टाइटल था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसके अंदर इन्होंने जो है हायरार्ची ऑफ नीड्स बताया था। और ये इसके बाद उन्होंने अपने इस चीज़ को जो है अपने बुक में भी मेंशन किया था, जो बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ये जो हायरार्ची है सजेस्ट करता है कि जो पीपल है वो मोटिवेटेड रहते हैं कि जो सो दैट वो अपना फुलफिल कर सके अपना बेसिक नीड बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर। मतलब किसी और चीज़ पे फोकस करने से पहले जो अपना एक उसको मोटिवेट करता है, उस चीज़ को फोकस करते हैं जो अपना फुलफिल कर सके बेसिक नीड्स को। उसके उस अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद ही वो अपने मोर एडवांस नीड्स को जो है वहाँ पे वो मोटिवेट करते हैं कि उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर, ग्लाइकोजन इज अ शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर्म ऑफ। तो जो ग्लाइकोजन है ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर्म है किसका, तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ये जो ग्लाइकोजन है ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर्म है किसका, तो ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं आप सबको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ICR GRF एग्जाम्स, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, state horticulture officer AHO DHO exams, state food safety officer exams, FSSAI related all exam, FCI AGM, FCI AG3, Cotton Corporation of India exam, IBPS A4 exam, NABARD exam, RRB agriculture officer exam, fisheries exams, forestry exams, state assistant engineer junior engineer exams, DDA, DSSBSO horticulture exam and many more other exam। तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सब एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी इंडिया के स्टेट वाइज जो एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वो सभी कोर्स अवेलेबल है।
इस सब के कोर्स के फीचर्स आपको क्या क्या रहेंगे, जिसमें आपको दिया जाएगा ई बुक जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट रहेगा। इसमें आपको वीडियो सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जो क्वेश्चन बैंक है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेगा। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और यहाँ पे आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा। तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप इसे इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से। हमारे ऐप का नाम है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप। यहाँ पे भी आप इससे भी डायरेक्टली कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कोर्स की डिटेल चाहिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप हमारा कोर्स ज़रूर लें। हमारे प्लेटफॉर्म से जो है काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने हमारा कोर्स लिया था और प्रॉपर टीचर का गाइडेंस फॉलो किया था। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे। चलिए अपना सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर। तो जो ऐसे कौन से पेयर है हार्मोन्स को जिसको रिक्वायर्ड होता है सर कि जो ये कैलस को डिफरेंशिएट कर सके, मतलब कैलस में क्या करें डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। जो ऑक्सिन साइटोकिनिन हार्मोन से ये रिक्वायर होता है सर कि कैलस में डिफरेंशिएशन हो। कैलस एक तरह का क्या अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स है, और ये सेल्स जो है ये फॉर्म होता है फ्रॉम द डी डिफरेंशिएशन। कैलस जो है ये अंडरको करता है री डिफरेंशिएशन सो कि स्पेशलाइज सेल को फॉर्म करे। ये प्लांट की बात हो रही है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जैसे कि ऑक्सिन या साइटोकिनिन ये सप्लीमेंट करते हैं इनटू द मीडियम सो दैट कि इनिशिएट करे कैलस फॉर्मेशन को, और ये या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाने के लिए कौन सा केमिकल जो है वाइडली यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट। जो प्रोसेस है जिससे प्रोटोप्लास्ट जो है मतलब जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं दो सेल के वो जो है डिफरेंट प्लांट्स के वो फ्यूज करते हैं ताकि वो हाइब्रिड फॉर्म करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस में जो है प्रोटोप्लास्ट जो है फ्यूज होते हैं यहाँ पे यूजिंग द एजेंट जैसे कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। और ये एजेंट जो है ये अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयन या फिर सोडियम आयन जो है ये काउज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। कहाँ पे तो यहाँ पे जो है सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे चार्जेस डेवलप होते हैं, और यही रिजल्ट करता है इन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इन द सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे एक्टिविटीज होते हैं आयंस के विद द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। तो यहाँ पे जो है मिलियम सोडियम का कौन सा आयन जो यहाँ पे रहता है तो सोडियम नाइट्रेट जो यहाँ पे मेनली यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। और इसके अलावा जो हम लोग पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज करते हैं सो दैट यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। विच एंजाइम इज यूज टू जॉइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हम लोग को अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अगर हम लोग ऐड करना है, मान लीजिए कि अगर डीएनए है, हम लोग को मान चाहते हैं कि इस जगह पे जो हम यहाँ पे दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे लगाए। यहाँ पे हम लोग क्या करें मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे किसी और का मान लीजिए यहाँ पे ला रहे हैं डीएनए, और यहाँ पे हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये कैसे लगेगा, यहाँ पे ये कैसे ज्वाइंट होगा दो डिफरेंट डीएनए। तो यहाँ पे लाइगेज एक एंजाइम है जिसके हेल्प से जो है यहाँ पे दो डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पे इसको ज्वाइन करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइगेज। तो लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हेल्प करता है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है यह कहाँ पे होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोसोल। तो जो लाइगेज जो ग्लाइकोलाइसिस है जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसोल बोल सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो है साइट्रिक एसिड साइकिल होता है कहाँ पे द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है वो अकर होता है एट द इंटरनल फोल्ड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। तो जो ग्लाइकोलाइसिस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ होता है तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है किसी भी सेलर रेस्पिरेशन का। कहाँ पे तो क्रेब्स साइकिल का जो है ये सेलर फर्स्ट सेलर रेस्पिरेशन है। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है ग्लूकोज को इनटू द पायरुविक एसिड। कहाँ पे साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि पायरुविक जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन आता है इनटू द पायरुविक एसिड, और यहाँ पे मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाथवे जो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर। द phenomenon of the reversion of mature cells to the मेरिस्मेटिक स्टेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर ऐसा फेनोमेनन जहाँ पे जो मैच्योर सेल्स है उसको हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं टू द मेरिस्मेटिक स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है कैलस का।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आंसर क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो जो कैलस कल्चर में जो है सेल डिवीजन जो होता है एक्सप्लांट का, या फिर जो डिफरेंशिएटेड मास ऑफ द मैच्योर सेल्स वो फॉर्म करता है, और उसके बाद कैलस वहाँ पे होता है। जो कैलस एक तरह का इरेगुलर अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास है जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, और जो प्रोसेस रहता है यहाँ पे जो यहाँ पे रिवर्स बैक कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। Next question है 42 number. A cosmid is a type of hybrid vector that contains DNA sequence are originally from the cosmid जो है एक तरह का क्या हाइब्रिड वेक्टर है जो क्या करता है, डीएनए सीक्वेंस कंटेन करता है, ये ऑरिजिनेट कहाँ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्मिड एंड लैम्डा फेज कॉसाइट। तो जो कॉस्मिड है ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ है बाय द कॉलिंस एंड हैन इन 1978, जो कि एक तरह का हाइब्रिड प्लास्मिड है, इसको हम लोग ऑफन यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, और ये कंटेन करता है कॉस सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंसेस जो कि ओरिजिनली है फ्रॉम द लैम्डा फेज। जो कॉस्मिड है इसको यूज कर सकते हैं टू बिल्ड द जीनोमिक लाइब्रेरीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्मिड एक तरह का हाइब्रिड प्लास्मिड है जो कंटेन करता है लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस, और यहाँ पे जो ऑफन यूज करता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर कहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो कॉस्मिड है इसको यूज करता है जीनोमिक लाइब्रेरीज को फॉर्म करने में। ये किसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, तो कॉलिंस एंड हॉर्न ने किया था, कब, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, तो कितने टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो मेनली जो है 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस के साथ। तो जो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये कंटेन करता है 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजन बेस है जो कि प्रेजेंट रहता है डीएनए में, और एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन ये प्रेजेंट रहता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया। तो जो सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्लास्मिड। तो प्लास्मिड जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है, या फिर आपको सम ईस्ट या फिर अदर फंगी में भी देखने को मिलेगा। ये जो है कोवेलेंटली जो है काफी क्लोज रहते हैं सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से, और ये जो लीनियर प्लास्मिड है इसको आइसोलेट करता है फ्रॉम द डिफरेंट बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड एक तरह का क्या है, ये एक तरह का सर्कुलर शेप का जो रहता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि नेचुरली मिलता है प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर, मेन फंक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज टू, जो मेन फंक्शन रहता है वो बायो फर्टिलाइजर का वो क्या रहता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये क्या करता है, जो मेन फंक्शन रहता है बायो फर्टिलाइजर का, यही क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। तो जो बायो फर्टिलाइजर एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है एफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को, कैसे, तो बाय इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट एक्विजिशन, ये इनहांस करता है सॉइल प्रोडक्टिविटी को बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सॉल्युबलाइजिंग सॉइल फॉस्फोरस एंड स्टिमुलेट करता है प्लांट ग्रोथ को। इसके अलावा जो बायो फर्टिलाइजर्स है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है थ्रू द प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन से, यहाँ पे सॉल्युबलाइजिंग फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे स्टिमुलेट करता है प्लांट ग्रोथ को, सो दैट कि यहाँ पे जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है वहाँ पे वो सिंथेसिस करके जो है प्लांट ग्रोथ का हेल्प करता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं बायो फर्टिलाइजर में वो रीस्टोर करते हैं सॉइल के नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल को, और वहाँ पे जो है बिल्ड करता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन वैराइटीज भी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स भी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एक तरह का लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि डिटरमाइन करता है, प्रोबेबल आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सन को बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेस पे जो है जो सर्टेन रेंज जो मिलता है ह्यूमन डीएनए में जो कि यूनिक रहता है इंडिविजुअल्स के हर इंडिविजुअल्स के, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है किसी भी पर्सन को, पेरेंट्स को, या फिर किसी भी क्रिमिनल को। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तरह का रॉबस्ट टूल है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रॉप वैराइटीज को जो कि फ्रिक्वेंटली डेवलप किया गया है बाय द प्लांट ब्रीडर्स। ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर, द इजीएस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज, तो इजीएस्ट मेथड क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन और एक्लिमेटाइजेशन जो है ये इजीएस्ट एंड मोस्ट रैपिड मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे ये पहले ग्रो करा था अपने नेचुरल लोकेलिटी में, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू लोकेलिटी में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो ये मेनली एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्लांट जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर हैविंग अ डिफरेंट क्लाइमेट। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन जो एक एडेप्टेशन है या फिर एडजस्टमेंट है किसी भी इंडिविजुअल प्लांट का या पॉपुलेशन का अंडर द चेंज क्लाइमेट फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलील। जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स है उसको हम लोग बोलते हैं अलील्स। और अलील्स क्या होता है? तो ये पेयर ऑफ जीन्स होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, और ये कंट्रोल करता है किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर को। जो अलील से ये अपीयर हो सकता है एज अ पेयर, और या फिर ये मल्टीपल फॉर्म ऑफ अलील भी है, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट इन द प्रोजीनी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलीज है मे बी पेयर, या फिर आप मल्टीपल फॉर्म ऑफ अलील में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि प्रोजीन में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:2:1। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो रिजल्ट होता है, यहाँ पे जो फिनोटिपिक कैरेक्टर रेशियो होता है, फिनोटिपिक क्या होता है 3:1। यहाँ पे 3 पार्ट जो डोमिनेंट रहता है, 1 पार्ट रेसेसिव। और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है 1:2:1। जो 1 है ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या है हेट्रोजाइगस, और 1 है होमोजाइगस रेसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, द टर्म आइडोटाइप वाज कॉइन्ड बाय। तो आइडोटाइप किसने टर्म दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड। तो डोनाल्ड ने जो है आइडोटाइप टर्म दिया है कौन से ईयर में? तो 1968 में। तो आपको ध्यान रखना है जो टर्म आर्योटाइप है वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय डोनाल्ड इन 1968। ये अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड इन्होंने बताया था कि जो आर्योटाइप एक तरह का बायोलॉजिकल मॉडल है जो एक्सपेक्ट करता है कि परफॉर्म करे या बिहेव करे कोई भी प्रेडिक्टेबल मैनर में, कोई भी पर्टिकुलर डिफाइंड इन्वायरमेंट में। जो ये आइडोटाइप है इसको हम लोग दूसरा भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कि मॉडल प्लांट टाइप भी बोलते हैं, आइडियल मॉडल प्लांट टाइप भी बोलते हैं, या फिर आइडियल प्लांट टाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर, जेनेटिक रेशियो ऑब्जर्व इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन इज। जो जेनेटिक रेशियो ऑब्जर्व होता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में, तो वो कितना होता है, क्या होता है जेनेटिक रेशियो? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9:7। तो जो जीनोटिपिक रेशियो बोल सकते हैं, फिर जो जेनेटिक रेशियो प्रेजेंट रहता है क्या रहता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन में? तो 9:7। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ये दो पेयर ऑफ नॉन एलिक डोमिनेंट जीन हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक फिनोटिपिक ट्रेट। लेकिन इसमें से जो है ये नाइदर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर अकेले रहेंगे। मान लो कि ये दो पेयर अगर ये दो पेयर ऑफ नॉन एलिक डोमिनेंट जीन है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सो दैट कि एक फिनोटिपिक ट्रेट प्रोड्यूस करें। मान लो कि ये दोनों जीन है, अगर ये दोनों मिलके जो अगर यहाँ पे कलर दे रहे हैं रेड कलर का, अगर इसमें से अगर एक जीन भी एब्सेंट रहेगा तो ये रेड कलर नहीं दे पाएगा। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। अगर एक जीन प्रेजेंट है तो दूसरा जीन भी प्रेजेंट रहना चाहिए कोई भी उस पर्टिकुलर ट्रेट को देने के लिए। अगर एक भी जीन एब्सेंट रहा तो वो नहीं दे पाएगा वो पर्टिकुलर ट्रेट। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर का जहाँ पे प्रेजेंस रहता है दोनों जीन्स जो है यहाँ पे नेसेसरी रहता है। जैसे कि जो फ्लावर कलर है लेथारस ऑडोरेटस, ये एक तरह का क्या डिपेंडेंट है अपॉन टू नॉन एलिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन CNP। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 52 नंबर, ऑल दो वीट इज हेक्साप्लॉइड स्टिल इट बिहेव्स एज डिप्लॉयड ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश जीन। जो वीट है एक तरह का हेक्साप्लॉइड है लेकिन स्टिल जो है ये डिप्लॉयड जैसा बिहेव करता है ड्यूरिंग द मियोसिस, तो किस जीन के प्रेजेंस के होने की वजह से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PH1। तो PH1 जीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है वीट में, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि मियोसिस के समय ये हेक्साप्लॉइड जैसा बिहेव करना चाहिए बट ये डिप्लॉयड जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर, द ABC ऑफ जर्नलिज्म इज रिलेटेड टू। जो ABC है जर्नलिज्म का वो किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ब्रीविटी, क्लैरिटी, ये इससे रिलेटेड है। तो जब हम लोग जर्नलिस्टिकली अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक जो लिखता है वहाँ पे उसको अकाउंट लेना होता है कि बस ऑडियंस के लिए वो चीज़ नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है टोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस जो पीस को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उसका टोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो ABC जो रहता है किसी भी जर्नल राइटिंग का, तो वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक्यूरेसी, ब्रीविटी एंड क्लैरिटी, ये तीनों रहना बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर, द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन अकॉर्डिंग टू रॉगर्स इज। जो फर्स्ट स्टेज रहता है प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन में, तो वो क्या रहता है रॉगर्स के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंटरेस्ट। जो स्टेजेस है अडॉप्शन के वो क्या क्या आते हैं? तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, अडॉप्शन, ये सब क्या है स्टेजेस है अडॉप्शन के। और जो रॉगर्स है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, वेयर वाज द फर्स्ट केवीके एस्टैब्लिश्ड बाय ICR। जो फर्स्ट केवीके एस्टैब्लिश हुआ था ICR के द्वारा वो कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी पौंडीचेरी। तो जो कमिटी सबमिट की थी रिपोर्ट अपना 1974 में,
और जो फर्स्ट केवीके जो बना था ऑन द पायलट बेसिस वो स्टैब्लिश हुआ था इन 1974 कहाँ पे पौंडीचेरी में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉम्बेटोर। तो ये किसके अंदर हुआ था, किसके कंट्रोल में था, तो टीएनयू यूनिवर्सिटी जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉम्बेटोर में ये इसके अंडर हुआ था। जो मोहन सिंह मेहता थे उन्हें अपॉइंट किया गया था बाय द आईसीआर इन 1973 सो की आइडिया ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्म साइंस सेंटर जो कि है कृषि विज्ञान केंद्र। फिर वहाँ पे वो डेवलप हुआ था और जो फर्स्ट केवीके था वो पायलट बेसिस पे कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1974 में कहाँ पे पौंडीचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वाज फाइनेंस्ड बाय। जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम एक्सटेंशन की किसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है, किसके द्वारा फंड किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। तो जो कॉन्सेप्ट था ट्रेनिंग एंड विजिट का एक्सटेंशन का वो डेवलप किया गया था इन द अर्ली 1970s और ये इम्प्लीमेंट करता है कंपोनेंट को इन टू रीजनल इरिगेशन प्रोजेक्ट, द सह्यान फेज 2 प्रोजेक्ट इन टर्की एंड द चंबल राजस्थान एंड मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये जो है बहुत फंड किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक कब 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज। जो सोशल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है वो किस टाइप ऑफ रिलेशनशिप मतलब इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो किस टाइप ऑफ ग्रुप में आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी ग्रुप। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फेस टू फेस या फिर क्लोज रिलेशंस होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सोशल ग्रुप कैरेक्टर रहता है फेस टू फेस रिलेशनशिप रहता है, यहाँ पे म्यूचुअल एड प्रेजेंट रहता है एंड कॉम्पेंशनशिप जो है वो प्रेजेंट रहता है प्राइमरी ग्रुप में। और जो सेकेंडरी ग्रुप है ये एक तरह का क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ सोशल ग्रुप है जो जिसको सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं, जहाँ पे लार्जर एंड मोर एनोनिमस एंड इम्पर्सनल रहता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी ग्रुप। ये जो है ये रहता है शॉर्ट टर्म के लिए और ऐसे ग्रुप जो है ऑफन बेस्ड रहता है ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट हॉबीज एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर। द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन वन टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है एक टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स में तो कितने रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.6। तो एक अल्फा हेलिक्स में जो है यहाँ पे हाँ, मतलब जो अल्फा हेलिक्स रहता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और स्टेबलाइज रहता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमिनो ग्रुप ऑफ एवरी थर्ड रेसिड्यू इन दी हेलिकल टर्न। और ईच जो हेलिकल टर्न रहता है यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकर्स इन। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का वो अकर करता है मल्टीपल रीजन में किसी भी सेल में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे बस बीटा ऑक्सीडेशन होता है। जो पेरोक्सिसोम है यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन दोनों होता है। और जो ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ध्यान रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है। और जो पेरोक्सिसोम होता है वहाँ पे अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे क्या होता है, ओनली बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टू ईच अदर बाय। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, जो न्यूक्लियोटाइड लिंक रहता है एक दूसरे से, जो न्यूक्लियोटाइड जो ज्वाइन रहते हैं एक दूसरे से वो किसके बॉन्ड से जो है यहाँ पे लिंक रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो डीएनए एक तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे टू स्ट्रैंड जो है लिंक रहता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे जो है बिटवीन दी कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस। जो दो स्ट्रैंड रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है और जो दो न्यूक्लियोटाइड रहता है वो लिंक करते हैं थ्रू द 3-5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और ये जो है फॉर्म करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बिटवीन किसके किसके बीच प्रेजेंट रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, द 3' कार्बन आटम ऑफ द वन शुगर मॉलिक्यूल एंड द 5' कार्बन आटम ऑफ द अनदर शुगर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 नंबर। विच बॉन्ड इज यूज टू स्टेबलाइज द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो कौन सा बॉन्ड जो है यहाँ पे यूज किया जाता है जिससे हम लोग डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए को स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है डीएनए के डबल हेलिक्स में जो कि स्टेबलाइज करता है इसके स्ट्रक्चर को। तो जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए हेलिक्स का वो स्टेबलाइज कैसे होता है, तो वन डर फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गेनिक बेस एज अ बेस पेयर एंड जो है यहाँ पे क्या होता है किसी किसी बीच में जो रहता है, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन बेस एंड सराउंडिंग शीथ ऑफ दी वाटर के बीच में जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मेनली जो स्टेबलाइज करता है बॉन्ड कौन सा रहता है प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ मेनली प्रेजेंट रहता है बिटवीन दी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करता है इसको जो डबल हेलिक्स है डीएनए को इसको स्टेबलाइज करता है। इसको एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पर्टिकुलर हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है इस टाइप से डीएनए में, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे अपोजिट मतलब यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के
में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो है ये डबल हेलिक्स और डीएनए जो है यहाँ पे स्टेबल रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। तो कौन सा, अगर हम लोग एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए होलो एंजाइम। तो जो एपो एंजाइम है एक तरह का, ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है किसी भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम का। और जो को एंजाइम है ये क्या है, नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट है। और जब हम लोग एपो एंजाइम एंड को एंजाइम को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, कि जो है यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शनल एंजाइम का जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलो एंजाइम। जो को एंजाइम होता है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है फंक्शन ऑफ द एंजाइम को। और जो को एंजाइम होता है ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को विद द एंजाइम, और ये जो है आइदर गेन करता है या फिर लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर। द बॉन्ड बिटवीन द पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस इन द न्यूक्लियोटाइड इज। जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस के बीच में किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड रहता है प्रेजेंट पेंटोज शुगर या फिर नाइट्रोजन बेस में, तो वो कौन सा रहता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो न्यूक्लियोटाइड है एक तरह का कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट से बना है। और जो फॉस्फेट है ये कंबाइन करता है विद द शुगर का, कहाँ पे, तो फिफ्थ कार्बन आटम पे। और जो शुगर है ये कंबाइन करता है विद द नाइट्रोजन बेस एट द फर्स्ट कार्बन आटम। और जो बेस बॉन्ड रहता है थ्रू इट्स N9 पोजीशन इन केस ऑफ प्यूरिन एंड N1 इन केस ऑफ आयोडीन, तो ये कहाँ से कैसे रहता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। विच एमिनो एसिड कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कौन सा एमिनो एसिड जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। हाइड्रोक्सिल मतलब क्या, ये OH ग्रुप। तो दो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एक है सेरीन, एक है थ्रियोनिन, जो कंटेन करता है एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे जो है जैसे कि ऑक्सीजन आटम जो है वो बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन आटम से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ओ मतलब ऑक्सीजन, एच मतलब हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दो एमिनो एसिड शो करता है सेरीन एंड थ्योरिनिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर। देयर आर डैश कैलोरीज इन एवरी ग्राम ऑफ फैट। तो हर एक ग्राम ऑफ फैट में जो है कितना कैलोरीज प्रेजेंट रहता है, तो आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो हर एक ग्राम ऑफ फैट में जो है ना, ये इल्ड करता है 9 कैलोरीज। और जो कैलोरी का मेजरमेंट है ये जो है वैसे ही मेजर करता है जैसे कि यहाँ पे 1 इंच या फिर 1 टीस्पून से। जो कैलोरीज है ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज करता है, जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन करता है फूड को। तो मतलब कि जो फूड है अगर वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम लोग कैलोरीज के फॉर्म में मेजर करते हैं। अगर जो मोर कैलोरीज अगर किसी फूड के पास है तो जो वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो जो फैट है वो 9 कैलोरीज जो है, एवरी ग्राम ऑफ फैट जो है 9 कैलोरीज जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। द स्पेस दैट सपोर्ट्स द क्रैंकशाफ्ट इन द सिलेंडर ब्लॉक इज कॉल्ड एज। जो ऐसा स्पेस जो यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट करता है, कहाँ पे, सिलेंडर ब्लॉक को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेन जर्नल। मेन जर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्लॉयडी लेवल। जो कॉटन है किस प्लॉयडी लेवल का एग्जाम्पल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलो टेट्राप्लॉयड। तो जो एलो टेट्राप्लॉयड कॉटन सीक्वेंस रहता है यहाँ पे कंसिस्ट करता है बहुत सारे प्रोटीन कोडिंग जीन्स, जो कि इसका एवरेज लेंथ होता है 1179 BP। यहाँ पे जो है 5 एक्सॉन्स पर जीन प्रेजेंट रहता है। तो जो कॉटन में जो प्लॉयड रहता है एक तरह का क्या होता है, एलो टेट्राप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68 नंबर। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स इज समटाइम यूज टू डिस्क्राइब। तो जो लॉ ऑफ प्योरिटी रहता है किसका, गमीट का, उसको हम लोग किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जेनेटिक्स में जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये शो करता है कि जो गमीट कैरियर्स हैं, जो गमीट कैरीज करते हैं, वो आइदर रिसेसिव होते हैं या डोमिनेंट अलील होते हैं। लेकिन दोनों अलील जो है वो एट द सेम टाइम या फिर ऐसे डोमिनेंट नहीं हो सकते। इसके वजह से जो यहाँ पे यहाँ पे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स आया है। और ये जो सेग्रीगेशन लॉ है ये मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है। तो मेनली लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर। सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ स्पीशीज इज कॉल्ड एज। जो सम टोटल ऑफ जीन्स है कोई भी स्पीशीज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी जीन पूल। तो जीन पूल क्या है, सम ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स मटेरियल है एट अ गिवन टाइम। जो टर्म है टिपिकली यूज करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि मेड अप हुआ है इंडिविजुअल से। जो पॉपुलेशन है ये इंडिविजुअल से बना है ऑफ द सेम स्पीशीज, और ये इंक्लूड करता है सारे जीन और उसके कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को। तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ अलील्स किसी भी पॉपुलेशन में।
ये कह रहा है कि जो हम लोग सम टोटल ऑफ जीन्स रहता है कोई भी स्पीशीज का, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का जितने भी सम रहते हैं जीन्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पूल। तो मेनली ऐसा बोल सकते हैं कि जीन पूल क्या है, इज द सम ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक मटेरियल एट अ गिवन टाइम, जेनेटिक मटेरियल का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, कन्वर्जन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन टू नाइट्रेट नाइट्रोजन इज नोन एज। अगर जो अमोनिकल नाइट्रोजन है इसका कन्वर्जन होता है नाइट्रेट नाइट्रोजन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। तो जो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, फिर उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल में। तो जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये कन्वर्जन करता है अमोनिकल नाइट्रोजन को, अमोनिकल नाइट्रोजन को टू द नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूस होता है नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट नेचुरली बाय द अमोनिया ऑक्साइजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जैसे कि नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोकोकस, ये सब जो है बैक्टीरिया है, यही जो है यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं नाइट्रिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, द बेसिक एम ऑफ यूएसएलई इज टू। जो बेसिक एम है यूएसएलई का ये क्या है, यहाँ पे ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है सॉइल इरोजन का एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सेलेक्ट करता है। इसके अलावा ये कंजर्वेशन मेजर्स को भी सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसएलई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसएलई का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। यहाँ पे जो है मेनली ये क्या करता है कि ये प्रेडिक्ट करता है लॉन्ग टर्म एवरेज एनुअल रेट ऑफ इरोजन को ऑन द फील्ड स्लोप बेस्ड ऑन द रेनफॉल पैटर्न, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, क्रॉप सिस्टम, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और यूएसएलई ये प्रेडिक्ट करता है अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द शीट या फिर रियल इरोजन ऑन द सिंगल स्लोप। और ये बिल्कुल अकाउंट में लेता है एडिशनल सॉइल लॉस को, जो कि हो सकता है मे बी फ्रॉम गली, विंड या फिर टिलेज इरोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, मीका एंड मस्कोवाइट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ मिनरल। जो मीका और मस्कोवाइट है ये किस टाइप ऑफ मिनरल से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 2:1 नॉन एक्सपैंडिंग टाइप। तो ये जो 2:1 नॉन एक्सपैंडिंग टाइप जो है यहाँ पे मीका एंड मस्कोवाइट है। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है, जो मीका क्ले मिनरल है ये क्या है, एक तरह का सेकेंडरी फॉर्म ऑफ मिनरल प्रेसिपिटेट है। और ये ग्रुप जो है यहाँ पे क्या करता है, फाइलोसिलिकेट फॉर्म करता है, फिर लेयर्ड एल्यूमिनोसिलिकेट जो यहाँ पे फॉर्म करता है। और जो मस्कोवाइट एंड बायोटाइट है ये भी जो है फॉर्म करता है इन द क्ले फ्रैक्शंस, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन मीका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 नंबर, स्वेलिंग, श्रिंकेज एंड क्रैक फॉर्मेशन ऑफ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो स्वेलिंग है, श्रिंकेज है एंड जो क्रैक फॉर्मेशन होता है ये किस टाइप ऑफ ऑर्डर में होता है, किस सॉइल ऑर्डर में होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्टिसोल्स। तो जो स्वेलिंग, श्रिंकेज और क्रैक फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ये मेनली वर्टिसोल्स की है। वर्टिसोल क्या है, एक तरह का सॉइल है जहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ एक्सपेंसिव क्ले नोन एज मोन्टमोलाइट देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये डीप क्रैक्स फॉर्म करता है ड्राई सीजन में। अल्टरनेट श्रिंकिंग एंड स्वैलिंग भी जो है यहाँ पे सेल्फ मल्चिंग प्रोसेस काउज करता है, जहाँ पे जो सॉइल मटेरियल है वो कंसिस्टेंटली मिक्स करता है अपने आप। और यहाँ पे जो वर्टिसोल्स होते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली डीप प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे इसके पास एक्सट्रीमली डीप ए हॉरिजन प्रेजेंट रहता है एंड बी हॉरिजन नहीं रहता है, मतलब एब्सेंट रहता है। यहाँ पे जो है अंडरलाइंग मटेरियल पाया जाता है, जिसको जहाँ पे ये माइक्रो रिलीफ फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं गिलाइन। जो वर्टिसोल्स ये टिपिकली फॉर्म करता है हाईली बेसिक रॉक, जिसको बोलते हैं जैसे कि बेसॉल्ट। और ये जो है काफी डीप ब्लैक सॉइल होता है या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं। और ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया में जो है वर्टिसोल्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, फिक्स लॉ गवर्न द मैकेनिज्म ऑफ। जो फिक्स लॉ है ये किस मैकेनिज्म को गवर्न करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, डिफ्यूजन। तो जो फिक्स लॉ है ये मेनली एप्लीकेबल है टू मिसिबल लिक्विड के लिए, जहाँ पे ये कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फिक्स लॉ है यहाँ मेनली क्या होता है, ये डिफ्यूजन से रिलेटेड है। जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये डिस्क्राइब करता है डिफ्यूजन को, और ये डिराइव हुआ है बाय द एडोल्फ फ्रिक इन 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर हीट ट्रांसफर बाई। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ये एप्लीकेबल है हीट ट्रांसफर बाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कॉन्वेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्शन है, कॉन्वेक्शन के हेल्प से जो है यहाँ पे जो कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है यहाँ पे एप्लीकेबल है किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए, तो कॉन्वेक्शन के लिए। तो कॉन्वेक्शन होता क्या है, तो कॉन्वेक्शन एक तरह सिंगल या मल्टीफेज फ्लूइड फ्लो है जो कि स्पॉन्टेनियसली अकर करता है ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी हेटेरोजेनिटी एंड बॉडी फोर्सेस ऑन द फ्लूइड। ये मोस्ट कॉमनली डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्शन या प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन। यहाँ पे जो है मूवमेंट होता है गैस या लिक्विड का, इन विच वार्मर पार्ट्स मूव अप एंड द कूलर पार्ट्स मूव डाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन यहाँ पे होता है।
यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे इस एग्जाम में, जैसे कि ये क्वांटिटी कैरेक्टर्स आर जनरली नॉट कंट्रोल बाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस जो है आपके होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। चलिए, आई होप आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर लें। हमारा कोर्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड किया गया है। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारा एग्रीकल्चर जी के ऐप को इंस्टॉल करें, जहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और डायरेक्टली ऐप से किसी भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और आप भी का हो सकता है, अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी हमारा अपना ग्रुप बनाया है, जिसे आप ज्वाइन करके वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे हम डेली नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम डेली जॉब अपडेट्स देते हैं, जिससे आप टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप इस सेशन का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारा जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप में ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ये वाले जो सेशन का पीडीएफ है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।